हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 153 के पढ़ रहे थे प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था में जो चौथा पॉइंट है न्याय व्यवस्था। हमने सैन्य व्यवस्था तक आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, आगे हम पढ़ेंगे न्याय व्यवस्था। देखिए, सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी अंतिम निर्णय जो करता था, सर्वोच्च निर्णय वो राजा करता था या सम्राट करता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, यानी गांव में भी न्यायालय होते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर पर भी न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था, जो वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम क्या है, पटना। सबसे बड़ा न्यायालय था, जैसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो ऐसे सबसे बड़ा न्यायालय मौर्य काल में पाटलिपुत्र में था। मौर्यकालीन न्यायालय दो प्रकार के होते थे। पहला था धर्मस्थीय, दूसरा था कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय, इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक और 3 अमात्य करते थे। धर्मस्थीय एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी, जिसमें चोरी, डाके, लूट के मामले, जिन्हें साहस कहा जाता था, इन मामलों को क्या कहा जाता था, साहस। इन मामलों की सुनवाई या विवादों का जो फैसला होता था धर्मस्थीय न्यायालय में होता था। फिर भी धर्मस्थीय अदालतों में रखे जाते थे साहस, जिनको कहा जाता था। कुवचन यानी बुरे वचन, मान हानि यानी दूसरे के झूठे आरोप लगाना, मारपीट के मामले भी धर्मस्थीय न्यायालय में लाए जाते थे। जिन्हें वाक पारुष्य, दंड पारुष्य कहा गया। इनको क्या कहा गया, वाक पारुष्य, दंड पारुष्य। कंटक शोधन, ये फौजदारी अदालतें थी। 3 प्रतिष्ठ तथा 3 अमात्य मिलकर राज्य व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। जो एक तरीके से न्यायाधीश जो होते थे, नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक, नगर न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था। तथा जनपद न्यायाधीश को राजयुक कहते थे। जनपद न्यायाधीश राजयुक नाम से जाना जाता था। जनपद एक तरीके से जिला। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग हैं, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। चाणक्य ने कानून के कितने अंग बताए हैं, 4, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। अब गुप्तचर व्यवस्था की बात करते हैं। गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे। पहला संस्था, दूसरा संचार। संस्था श्रेणी के गुप्तचर एक ही स्थान पर रहकर काम करते थे, तथा संचार श्रेणी के गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहकर कार्य करते थे। कहने का अर्थ यह, संस्था गुप्तचर थे जो एक ही क्षेत्र में एक ही जगह के कार्य करते थे। संचार गुप्तचर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर राजा के लिए गुप्तचर का कार्य करते थे, सीक्रेट बताने का कार्य करते थे। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को समझाइए। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अगला प्रश्न है 154, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को समझाइए। अथवा मौर्यकालीन समाज की कोई 4 विशेषताएं लिखी। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर देखिए, मौर्यकालीन समाज की निम्न विशेषताएं हैं। पहला है, कौटिल्य के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था सामाजिक संगठन का आधार थी। वर्णाश्रम व्यवस्था सामाजिक संगठन का आधार मानी जाती थी। दूसरा, 4 वर्णों। वर्णाश्रम में कौन कौन से वर्ण थे, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। इसके अतिरिक्त अनेक जातियां भी विद्यमान थी, जैसे निषाद, पारस्व, रथकार, छता, विदेहक, सूत, चांडाल आदि। तीसरी जो विशेषता थी, मेगस्थनीज के अनुसार, आपको पता होगा मेगस्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। तो मेगस्थनीज ने जो बात बताई, मेगस्थनीज के अनुसार समाज की 7 जातियों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, पशुपालक व शिकारी,
कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद या अन्य शासक वर्ग। मेगास्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया, यानी इन्होंने इसमें कोई अंतर नहीं किया था। चौथी जो विशेषता थी, स्त्रियों की स्थिति में अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता था, परंतु स्मृति काल की अपेक्षा वे अधिक अच्छी स्थिति में थी तथा उन्हें पुनर्विवाह यानी वापस दूसरा विवाह करना व नियोग की अनुमति थी। नियोग का मतलब होता है जब संतान जिस स्त्री के नहीं हो तो पर पुरुष से संबंध करके संतान प्राप्ति का, ये कहने का मतलब उन्हें अनुमति थी, तो उसको कहते हैं नियोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 155, सातवाहन वंश की 4 सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए। सातवाहन वंश की 4 सांस्कृतिक उपलब्धियां निम्न हैं। सातवाहन वंश के शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? हिंदू धर्म के। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया। वर्णाश्रम हमने अभी पढ़ा था, 4 वर्णों की व्यवस्था। उन्होंने कई यज्ञ किए। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों, यवनों और शकों को से संघर्ष किया। दूसरी उपलब्धि, उन्होंने बौद्ध व जैन धर्म के विहारों तथा उपाश्रमों का प्रचुर अनुदान दिए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया था। तीसरा है, सातवाहन वंश के शासनकाल में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार की उन्नति हुई। उन्होंने चांदी, तांबे, शीशे, कांसे आदि के सिक्के भी चलाए थे। चौथे है, इस वंश के राजाओं ने अनेक चैत्य तथा विहार बनवाए बौद्ध धर्म के लिए, जिनमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है जो 40 मीटर लंबा है तथा 15 मीटर ऊंचा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 156, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2019 में पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में। देखिए समुद्रगुप्त जो गुप्त शासक था, समुद्रगुप्त एक पराक्रमी शासक था। उनका आदर्श दिग्विजय यानी 4 दिशाओं पर विजय और भारत का एकीकरण था। उसने गुप्त साम्राज्य का बहुत विस्तार किया यानी बहुत बढ़ाया। हरिसेन जो इनके दरबारी कवि थे, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, से समुद्रगुप्त की विजयों और उपलब्धियों के बारे में निम्न जानकारी मिलती है। जानकारी क्या है? देखिए पहला है आर्यावर्त की विजय। समुद्रगुप्त ने नागवंश के 2 राजाओं को पराजित करके आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया था और उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, परास्त करके। नागवंश के 2 राजाओं को और आर्यावर्त के 9 राजाओं को। आठविक राज्यों पर विजय, समुद्रगुप्त ने विंध्याचल पर्वत के आसपास के जो आठविक राज्य थे, आठविक यानी जो एक कबीले राज्य, जो जंगली वनों में छोटी छोटी जो बस्तियां, छोटे छोटे जो राज्य थे, वो आठविक राज्य कहलाते थे, पर विजय प्राप्त की और उन्हें अपना परिचारक बना दिया यानी अपने अधीन कर लिया। आगे बात करते हैं दक्षिणापथ पर विजय। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राज्यों को पराजित किया, परंतु राजग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के अनुसार समुद्रगुप्त ने उनके जीते हुए राज्य उन्हें लौटा दिए। यानी मोक्षानुग्रह का जो नीति थी उसमें यह था कि जीतने के बाद उसका राज्य उसे वापस क्षमा दान में देना, वो क्या कहलाता था? मोक्षानुग्रह। तो इस नीति के अनुसार उसने पहले उन पर विजय प्राप्त की, फिर उनको अपने अधीन करके उनका राज्य उनको वापस दे दिया। सीमांत राज्यों और गणराज्यों पर विजय। सीमांत राज्यों और गणराज्यों ने समुद्रगुप्त की सैनिक शक्ति से भयभीत होकर समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। बाकी जो सीमा पर राज्य और जो गणराज्य थे, उन्होंने समुद्रगुप्त से भयभीत होकर खुद ही उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। 5वां है पड़ोसी विदेशी राज्यों द्वारा समुद्रगुप्त से अधीन मैत्री करना। देवपुत्र शाही, सहानुशाही शकों, मरुंडों, सिंगलद्वीप वासियों तथा सर्वद्वीप वासियों ने समुद्रगुप्त के अधीन मैत्री कर ली यानी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए क्षेत्रों को 5 समूह में बांटा गया था। वो 5 समूह गंगा यमुना दोआब के राज्य। गंगा यमुना दोआब मतलब गंगा यमुना का मध्य का क्षेत्र। दोआब होता है 2 नदियों के बीच की भूमि, यानी गंगा और यमुना के बीच की भूमि का क्षेत्र। पूर्वी हिमालय राज्य,
पूर्वी विंध्याचल पर्वत जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, विंध्याचल पर्वत क्षेत्र के आठविक राज्य जो जंगली क्षेत्र थे, जंगलों में निवास करने वाले। दक्षिण के राज्य शक और कुषाण राज्य, ये 5 भाग थे समुद्रगुप्त। आगे हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान। इनका सांस्कृतिक योगदान क्या था, ये तो उनकी उपलब्धियां थी। देखिए समुद्रगुप्त का सांस्कृतिक योगदान निम्न प्रकार है। पहला, समुद्रगुप्त साहित्य और कला का संरक्षक था। साहित्य और कला को इसने अपने शासन काल में बहुत संरक्षण प्रदान किया। वह स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था खुद। वह कविता भी करता था, कविता लिखता था, कविता गाता था तथा इसे इसलिए कविराज की उपाधि से प्रसिद्ध था, कविराज भी कहा जाता था। वह संगीत में भी निपुण था। उसे एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इसको समुद्रगुप्त को, जिससे सिद्ध होता है कि वह संगीत का प्रेमी था। प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, के अनुसार ये इलाहाबाद प्रशस्ति अपन ने पढ़ चुके हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, उसके जो कवि थे हरिसेन। किसने लिखी थी, हरिसेन ने। समुद्रगुप्त ने संगीत कला के ज्ञान से नारद और तुम्बरु को भी लज्जित कर दिया था, ऐसा कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति में। हरिसेन ने ऐसा बताया है कि संगीत कला का इतना ज्ञान था समुद्रगुप्त को, उसने नारद और तुम्बरु को भी लज्जित कर दिया था। आगे जो अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की कोई 4 प्रसिद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखी। यह क्वेश्चन भी हमारे इसी वर्ष बोर्ड परीक्षा में RBSC 2020 में पूछा गया है। ये प्रश्न इसी वर्ष पूछा गया है, तो ये विशेष ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए गुप्त काल की प्रसिद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियां निम्न है। पहला है धार्मिक क्षेत्र की उपलब्धियां। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानते थे। किस धर्म को अधिक मानते थे, वैदिक धर्म को। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी आश्रय दिया था, यानी बौद्ध धर्म जैन धर्म के लोगों को भी आश्रय दिया अपने राज्य में, और सभी धर्मों को समान रूप से आदर किया था। अपने राज्य में सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया था। दूसरा है संस्कृत साहित्य की उन्नति। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य की बहुत उन्नति हुई, बहुत बढ़ावा मिला। कालिदास जो इनके शासन काल में थे, गुप्त शासन काल में, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे कालिदास। इनको विक्रमादित्य कहा जाता था, समुद्रगुप्त के जो पुत्र थे। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा, रघुवंश और मेघदूत नामक महाकाव्यों की रचना की। शूद्रक ने मृच्छकटिकम तथा विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखे थे। तो ये प्रमुख संस्कृत साहित्य इस काल में लिखे गए थे। विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति। गुप्त काल में गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि में भी अत्यधिक उन्नति हुई थी। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि महान ज्योतिष और गणतज्ञ जो थे इसी शासन काल में हुए थे, गुप्त वंश में। इस काल में दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार हुआ था। मेहरौली जो दिल्ली में, वो लोह स्तंभ इसी काल में बना। नालंदा से प्राप्त 80 फुट की ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति, सुल्तानगंज से प्राप्त 7.5 फुट की ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति तत्कालीन धातु कला की उन्नति के प्रमाण है, उस समय के बने हुए हैं गुप्त वंश के। तो बहुत ही उन्नति की विज्ञान और कला के क्षेत्र में। आगे देखिए चौथा है कला के क्षेत्र में उन्नति। गुप्त काल में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला की अत्यधिक उन्नति हुई। इस युग में अनेक भव्य और विशाल मंदिर बनाए गए, बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर बनाए गए थे इस काल में, जिनमें भूमरा का मंदिर है, तिगुआ का मंदिर है, देवगढ़ का मंदिर है आदि उल्लेखनीय है। अजंता की गुफाएं तथा बाग की गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं, उन गुफाओं में गुप्तकालीन सबसे उत्कृष्ट चित्र मिलते हैं। तो कला के क्षेत्र में भी गुप्त काल में काफी उन्नति हुई। तो प्रश्न यही था कि कोई भी 4 सांस्कृतिक उपलब्धियां, तो हमने आपके लिए 4 सांस्कृतिक उपलब्धियां बताई। कला के क्षेत्र में, दूसरी थी विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति उन्नति के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में। तो गुप्त वंश में बहुत सारे ऐसे विकास हुए।
और यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जाके पूछें। आगे आपको हम 159 यानी 159 क्वेश्चन कल से बताएंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।